नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा है कि एक ट्रेंड है वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी, जहाँ पे वो एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बट नॉट इन द सेम सेंस जिस तरह से इंडियंस देखते हैं एस्ट्रोलॉजी को। तो हमारे यहाँ पे जिस तरह से पामिस्ट्री हो सकता है, या हमारे यहाँ पे कुंडली की जो चीज़ हो सकती है, वहाँ पे वो उन चीज़ों को नहीं मानते। वहाँ पे वो न्यूमरोलॉजी को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। वहाँ पे वो टैरो कार्ड्स को देंगे, वो कुछ इजिप्शियन स्टोन्स होते हैं उसे देंगे। तो ये डिफरेंस क्या है दोनों ही पर्सपेक्टिव में, इंडियन वर्सेस वेस्टर्न, और कौन सा सही है? देखिए उनका एक पूरा कंप्लीटली वेस्टर्न कल्चर है। हुँ, बेसिकली ज्योतिष विद्या की शुरुआत जो हुई है हमारे भारतवर्ष से ही हुई हुँ, है। अब यहाँ पे हम चंद्रमा को मुख्य मानकर कुंडली बनाते हैं, वो सूर्य राइट, को मानकर हाँ, बनाते हैं। उनकी जो प्रेडिक्शंस है वो टोटली हमसे डिफरेंट होगी, हमारी होगी। हुँ, अब यहाँ पे मैं रिलेट करने की बात करूँ तो आप अगर मुख्यतः जब देखेंगे तो आपको इंडियन एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा भारी दिखाई देगी। हुँ, कारण इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो बहुत सारे हैं, वहाँ के उनके पास सब्जेक्ट कुछ लिमिटेड है। राइट, अगर आप जब सनशाइन की बात करें तो एक लिमिटेड है। हुँ, अगर आप यहाँ पे टैरो की बात करें तो शायद उसका इतिहास 100 साल पुराना हो सकता है या उससे 200 साल पुराना हो सकता है। न्यूमरोलॉजी की बात करें तो मैक्सिमम 500 साल पुराना हो सकता हुँ, है। बट अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वो तो हज़ारों साल महादेव का दिया हुआ ऐसा ज्ञान जिसकी आज भी रिसर्च की जा रही है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ऐसा विज्ञान है जिसको आज बहुत लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, और ये इतना गहरा है जिसको एक दिन एक साल में नहीं पढ़ा जा सकता है। ओके। आप लेकिन टैरो में विश्वास रखते हो? देखिए मैं टैरो में ये नहीं कह सकता हूँ कि विश्वास नहीं है, बट मैं टैरो वालों को एक पूछना चाहता हूँ कि जब बात आती है सॉल्यूशन की कि हुँ, आपने अगले को बीमारी बता दी, बट इलाज तो फिर आपको एग्जैक्टली एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ही जरूरत पड़ेगी। हुँ, टैरो आपको रेमेडीज जो बताएगा वो सारे रिलेट करेगी एस्ट्रोलॉजी से। कहीं ना कहीं घूम फिर के एस्ट्रोलॉजी आई ना। हुँ, न्यूमरोलॉजी में आप जब जाएंगे वो सोल्यूशन बताएंगे एस्ट्रोलॉजी। तो आपका आधार ज्योतिष शास्त्र है। इस आधार को, इस विद्या को आप इतना इग्नोर ना करें कि हम इसको नहीं, हम तो बाकी चीज़ों को, बाकी चीज़ें भी अपनी जगह बेस्ट हो सकती हैं, बट अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहें तो वो एस्ट्रोलॉजी को दे सकते हैं। और ओके, रही बात टैरो की, तो टैरो बेसिकली आपकी प्रेजेंट एनर्जी में बिलीव करता है। हुँ, मैं आज पॉजिटिव होके आपके बारे में कुछ बता रहा हूँ तो वो मेरा माइंडसेट है, मेरी एक एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, हुँ, और उसके बाद वो चीज़ें। बट जब अगर आपको कोई दिक्कत है, मान लो एग्जांपल रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, वेल्थ, तो सॉल्यूशंस मेरे एस्ट्रोलॉजी वाले ही आएंगे। ओके। और एक और चीज़, मतलब क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अब दोनों ही जगहों पे है, तो हो सकता है कि ब्लैक मैजिक भी दोनों जगहों पे हो। और मतलब हो क्या है ही, इंडिया में जैसे हम जादू टोना कहते हैं, वहाँ पे वो विच वाली चीज़ आ जाती है। हमारे यहाँ चुड़ैल होती है, उनके यहाँ पे विच होती है। तो ये क्या चीज़ है? आपने कभी एक्सपीरियंस किया है दोनों ही जगह के ब्लैक मैजिक को? जय जी, अगर आपका प्रश्न ये है कि ब्लैक मैजिक होता क्या है, होता है तो क्या होता हुँ, है? देखिए ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक को करने वाले लोग बहुत कम हैं। ओके, ब्लैक मैजिक को अप्लाई वाले आपको लोग बहुत कम मिलेंगे। आप ब्लैक मैजिक इमीडिएटली किसी को बोला, किसी ने बताया, हुँ, किया, नहीं। ये कोई वो चीज़ नहीं है कि पैकेट खोला, हमने खाया और हो गया। ये एक राइट, ऐसी चीज़ है जिसको आप मान लीजिए कि बहुत डीप समझना पड़ता है। इनफैक्ट अगर मैं तांत्रिक वर्ड को अगर मैं डिफाइन करूं, तांत्रिक, अघोरी, ये जो वर्ड है ये महादेव से ही निकले हैं। हुँ, महादेव जब एग्रेसिव रूप में होते हैं, रुद्र रूप में होते हैं, तो वो अघोरी कहलाते हैं। करेक्ट, पर ये नहीं है कि वो ब्लैक मैजिक कर रहे हुँ, हैं। ब्लैक मैजिक एक ऐसी सिद्धि है जिसको आसानी से नहीं पाया जा सकता है। ब्लैक मैजिक कई प्रकार की होती है, उच्चाटन क्रिया, मारण क्रिया, ऐसी कई हुँ, प्रकार की, बहुत इसकी रूट्स हैं। इसको आप एक सब्जेक्ट में मान लीजिए कि आप एक 7th क्लास में पढ़ते हैं तो आपके पास मैथ्स भी हैं, हिंदी भी है, आपके पास अदर लैंग्वेजेस भी हैं। सिर्फ आपको एक सिर्फ 7th क्लास नहीं बोलेंगे, करेक्ट, सब्जेक्ट अलग है। तो एस्ट्रोलॉजी अलग है, ब्लैक मैजिक उसी तरह से अलग है। ब्लैक मैजिक में भी बहुत सारी रूट्स निकलती है। हुँ, तो ब्लैक मैजिक होता है, इसका एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा मैं। अपने किसी क्लाइंट की एक कुंडली देख रहा था। वो कुंडली में वो अपनी लाइफ में ना उसके सारे ग्रह बहुत पॉजिटिव, दशा अंतरदशा सब अच्छा चल रहा है। मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहा है। अब वो एग्जैक्टली उन चीज़ों को सुनकर थोड़ा सा कह रहे हैं कि हाँ मैं तो मतलब ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ठीक है, बट वो जो जैसा वो बिहेव कर रहे हैं अपने घर में, जब उनकी फैमिली ने मुझे बताया, वो थोड़ा स्ट्रेंज था। हुँ, लाइक कि ये बहुत सुस्त रहते हैं, आंखों में भारीपन है, नींद नहीं आना, बेचैन रहना,
अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करना। मैरिज में जा रहे हैं तो ऐसा फील करते हैं जैसे कि मैं किसी के साथ बात करूं या ना करूं, मतलब अपने आप को असहज महसूस करना, किसी भी चीज़ में अनकंफर्टेबल फील करना, फिजिकली हर जगह मौजूद हो पर मेंटली दिमाग कहीं और चल रहा है, तो आप समझ लो या तो आपको नज़र दोष है या फिर आपको किसी ना किसी नेगेटिविटी का आप शिकार हो रहे हो। तो ब्लैक मैजिक इस तरह से डिफाइन किया। तो मैंने जब ये सुना तो डेफिनेटली मैंने उनको बताया कि नज़र दोष या ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, इन सब चीज़ों की आप रेमेडी ज़रूर लें। ओके। तो ब्लैक मैजिक को डेफिनेटली अगर एक वर्ड में डिफाइन किया जाए, इज़ रियली अ ब्लैक मैजिक, क्या दुनिया में है? तो जवाब है कि हाँ, करने वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में जिस तरह से ब्लैक मैजिक होता है वो मतलब इंडिया से अलग होता है? देखिए इसका एक मैं इंसिडेंट आपको बताना चाहता हूँ। मैं 2019 में लंदन गया था। अब वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे साल के 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग भी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी। वो दिन होते हैं जब साल का सबसे बड़ा दिन हो या साल का सबसे छोटा दिन हो। मई का टाइम था तो उस समय मैं लंदन में मौजूद था। मुझे कहीं से पता लगा, लंदन में एक ट्रफालगर स्क्वायर करके एक जगह है, वहाँ से हार्डली 300-400 मीटर एक बाद एक शॉप है। उस शॉप का नाम है द एस्ट्रोलॉजी शॉप। उस शॉप में मैंने जब जाके देखा तो वहाँ पे मुझे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की सारी चीज़ें मिलती हैं जो कहीं ना कहीं इंडियन अपनी एस्ट्रोलॉजी से भी लिंक खाती है। जैसे पाल्मेस्ट्री वहाँ पे भी देखी मैंने, जो विच क्राफ्ट होते हैं, जो स्पेल्स होते हैं, वहाँ पे उनके सामान देखे मैंने। वहाँ पे वहाँ के एस्ट्रोलर के विजिटिंग कार्ड रखे हुए देखे। वहाँ पे मैंने एक बुक पढ़ी, जो बुक एक जगह का नाम बताती है और वो जगह बहुत इंटरेस्टिंग थी। वो जगह है स्टोनेज। अब जब मैंने बुक को पढ़ा, वहाँ पे एनर्जीज़ की बात हो रही थी और कोइंसिडेंटली कुछ दिनों बाद वो दिन आने वाला था जब साल का सबसे बड़ा दिन था, मई का टाइम था। मैं गया, सुबह वहाँ पहुँचा। जय जी, जब मैं उस जगह पहुँचता हूँ तो वहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पे 7 पत्थर सीधे खड़े हैं और 7 पत्थर के आसपास लोगों का बहुत जमावड़ा है। और जब मैं लोगों की तरफ देखता हूँ, वहाँ पे टूरिस्ट भी थे, लोकल पर्सन भी थे, बट कुछ लोगों को देखकर मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ। वो कुछ स्पेल कर रहे थे, उन्होंने नीचे कुछ मैट बिछाया हुआ था और कुछ सामान रखा हुआ था और वो उस स्टोनेज की तरफ हाथ फैला के चिल्ला रहे थे, लाइक वो किसी को बुला रहे हैं। मैं उनको देख रहा हूँ, स्टोनेज देख रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ, मैं लोगों को देख रहा हूँ। मैं धीरे धीरे उस स्टोनेज के 7 पत्थरों के बीच में गया। वहाँ पे एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हुआ। ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि मतलब मुझे यहाँ पे कोई खींच रहा है। जब मैंने वहाँ आसपास लोकल लोगों से पूछा तो वो मुझे क्या बताते हैं कि ये जगह आज से हज़ारों साल पहले कब्रिस्तान हुआ करती थी, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था। और उस गांव के आसपास के लोग जब भी बीमार होते थे, जय जी, वो किसी डॉक्टर के पास या वैद्य के पास नहीं, उस जगह पे जाके अपने पूर्वजों को याद किया करते थे। और वो पत्थरों को जो वहाँ पे आए हैं, वो पत्थर कहाँ से आए हैं, कब आए हैं, आज तक कोई नहीं समझ पाया। और उस पत्थरों को हाथ लगा के व्यक्ति ठीक हो जाता है। ये सब बातें सुन रहा था और अचानक ही सूर्य उदय शुरू हो गया। जैसे ही सनराइज होने लगा, वो लोग चिल्लाने लगे। कौन से लोग? जो नीचे बैठे थे, और सन की तरफ जोर जोर से हाथ करने लगे। मैं इसका आपको एक वीडियो दूंगा जो आज तक यूट्यूब पे आपको इस टॉपिक पे कहीं वो वीडियो नहीं मिलेगा। मैंने वो शूट किया। वहाँ पे ऐसा नहीं था कि शूट करना अलाउड नहीं है, स्टोनेज है, वर्ल्ड हेरिटेज है, लोग जाके कर सकते हैं। बट कोइंसिडेंटली मैं उस दिन चला गया जिस दिन ये इंसिडेंट था। तो वहाँ पे मैं आपको जब वीडियो दूंगा देखिएगा, वो लोग चिल्ला रहे हैं, वो लोग अपने पितरों को याद कर रहे हैं, वो लोग अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं कि हमारा दर्द, हमारा दुख ले लो। और वो ऐसे ऐसे स्पेल कर रहे हैं। वो सामान ऐसा रखा है जो नॉर्मली लोगों के घरों में सजाने के लिए काम नहीं आता है। वो ऐसे स्पेल थे जो लाइक अपनी एनर्जीज़ को बढ़ाना, अपने काम की एनर्जीज़ को बढ़ाने के लिए काम आता है। वहाँ देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। इनफैक्ट जब मैं वहाँ से आया तो मुझे इतना पॉजिटिव फील हुआ जैसे कि लाइक मैं सही जगह पे आ गया हूँ। और अब मैं जब भी लंदन जाता हूँ, मैं उस जगह पे ज़रूर एक बार जाता हूँ। और मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से दर्शकों को अपील करूँगा, जो भी लंदन का ट्रिप बना रहे हैं, एक बार स्टोनेज ज़रूर जाएं। उस जगह पे जाकर अपने आप को बहुत पॉजिटिव फील करेंगे और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। राइट, ओके। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपका एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज ऐसी कोई चीज़ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना किसी दूसरे देश में, वो अंदर से आपको थोड़ा हिला भी देता है। तो ऐसे कोई एक्सपीरियंस आपके इंडिया में भी हुआ है, कोई टेम्पल्स के या कुछ? मैं अपना एक इंसिडेंट इंडिया का आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो इंसिडेंट बेसिकली एनर्जी का तो पूरा नहीं कह सकते हैं, बट वो इंटरेस्टिंग कह सकते हैं। राइट।
देखिए, इंडिया में जोधपुर शहर में एक मंदिर है। हुँ, वो बेसिकली मंदिर कपल्स के लिए है। ओके। वो जोधपुर में जो मंदिर है, वो उस मंदिर का नाम है इश्किया गजानंद महाराज मंदिर। नाम से समझ गए होंगे। हाँ। वहाँ पे इनफैक्ट प्रेमी जोड़ों का स्वागत किया जाता है। जिनको अपने रिलेशनशिप में शादी को लेकर दिक्कत है, जोड़े के साथ जाइए, प्रार्थना करिए, और लोगों का वहाँ मानना है। जब मैं वहाँ पे गया, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि ये बेसिकली एक ऐसा मैच मेकिंग सेंटर है कि आइए और जोड़ा बन के जाइए। और मैं वो देख रहा हूँ वहाँ पे, और लोगों से आसपास से पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे कपल्स बहुत आते हैं, आसपास के लोगों के, शहर के आते हैं। तो वो इश्किया गजानंद महाराज का जो नाम पड़ा है, वो इसीलिए पड़ा है कि जोड़े से लोग आते हैं और अपनी मुराद पूरी करते हैं, और वहाँ पे लोगों की मुराद पूरी भी होती है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग। मतलब मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि ऐसा कोई टेम्पल जोधपुर एग्जिस्ट में करता है ये इनफैक्ट अब जोधपुर से बाहर के लोगों को पता है। जब अगर आप कभी वहाँ जाएंगे और आप जब लोगों को देखेंगे, तो लोकल कम आ रहे हैं, बाहर के लोग ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम पे प्रॉब्लम्स हर किसी को है, Correct. और रिलेशनशिप की प्रॉब्लम सॉल्व हर कोई करना चाहता है। तो कपल्स के तौर पर आ रहे हैं, और फिर इनफैक्ट बहुत जल्दी उनको अच्छी खुशखबरी मिल रही है। प्रैक्टिकल लोगों के मुझे सुनी बात बता रहा हूँ मैं। ओके। और उस मंदिर में मैं विजिट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं लोगों से भी ज़रूर ये प्रार्थना करूंगा कि एक बार उस मंदिर में ज़रूर, टेंपल में ज़रूर जा, Right. उस मंदिर में जाके ज़रूर दर्शन करिए। ओके। और कोई हिमाचल वगैरह के मंदिर है? हिमाचल में देखिए, एक ऐसा मंदिर है जो हाट माता मंदिर बोला जाता है। ये मंदिर शिमला से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। राइट। इस मंदिर की कहानी है, ये मंदिर बेसिकली उस जगह पे बना है, एक नदी के किनारे बना हुआ है। पहले तो वहाँ पे कहा जाता है कि पांडव वहाँ पे अपना मुख्यतः अपने बचपन का समय व्यतीत किया था। ये वही मंदिर है जो नदी के किनारे है? मतलब वो ऊपर है थोड़ा सा, जी 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 जिगजैग उसकी सीढ़ियाँ है? जी जी जी। ओके। वो मंदिर जो है, मंदिर के ठीक किनारे बना हुआ है। उस मंदिर में बेसिकली भगवान महादेव की पूजा होती थी। अब उस मंदिर में जब अगर कभी आप विज़िट करेंगे, तो उस मंदिर में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दो वहाँ पे बहुत बड़े पतीले बहुत समय पहले रखे गए थे। पुजारी रात को सोते हैं, और रात को उनको बर्तनों की बजने की आवाज़ आती है। देखते हैं तो वो जो दो पतीले रखे हैं, वो अपने आप नदी की तरफ जा रहे हैं। पुजारी भागते हुए जाते हैं दोनों को निकालने के लिए। एक जो है वो ज़्यादा फ्लो में बह जाता है, और दूसरे को वो खींच के लाते हैं और उस मंदिर में वो स्थापित करते हैं। अगर आप वहाँ पे देखेंगे, तो वहाँ पे हाट माता मंदिर जो बोला जाता है, माता के पैरों में एक जंजीर बांधी गई है। उसका एक सिरा माता के पैर पे, और दूसरा उस जो पतीले है उसके मुख के ऊपर बांधा गया, और वो आज भी है। इनफैक्ट आसपास के लोगों की तो मानता है कि अगर जब वो फसल को बोते हैं या फसल को वो काटने जाते हैं, तो वो एक बार के लिए एक्ट करते हैं उस नदी में उस पतीले को ढूंढने की। उनके मानता है कि हम ऐसा करते हैं तो हमारी फसल के दाम हमें अच्छे मिलते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे कहा जाता है कि उस जगह पे कोई भी व्यक्ति जाए अपने छोटे बच्चों को लेकर, तो वह सभी नज़र दोष से दूर होते हैं, सभी नेगेटिविटीज दूर होते हैं। अच्छा। मुंडन बहुत किया जाता है। इनफैक्ट तभी तो जो हमारे भारतीय अभिनेत्री प्रीति जिंटा जी है, अपने पति के साथ वहाँ पे गई थी और बच्चों का मुंडन वहीं पे करवाया था। ओके, वाह। और कोई कोलकाता साइड मंदिर? क्योंकि वहाँ पे मतलब आई डोंट नो कि ये सही बात है या नहीं, बट असम ले लीजिए या कोलकाता ले लीजिए, मतलब वेस्ट बंगाल ले लीजिए, यहाँ पे कहा जाता है कि ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा होता है। तो आई एम गेसिंग कि वहाँ के जो मंदिर भी है, वो एनर्जी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए वहाँ पे ये चीज़ें होती है। तो कोई वहाँ के ऐसे एक्सपीरियंस या स्टोरीज? मेरा कलकत्ता जाना बहुत बार होता है। मैं ब्लैक मैजिक तो नहीं बोलूँगा, बट काली घाट मंदिर में मुझे ऐसी एनर्जी फील हुई जैसे कि आपने जो किया है उसका रिपोर्ट कार्ड यहीं बनेगा। दैट मीन्स आपने अच्छा किया है तो रिजल्ट आपको यहीं मिलेगा, और पॉजिटिव नहीं नेगेटिव किया है तो रिजल्ट यहीं मिलेगा। उस मंदिर में कहा जाता है कि वहाँ पे बलि प्रथा भी होती है। तो बलि प्रथा में वहाँ पे जब शीश काटा जाता है, तो शीश काटने के बाद जिस जानवर का शीश काटता, तो वो भाग के, वो ब्राह्मण जो होते हैं वो भाग के माता के मुख के सामने वो ले जाते हैं माता को प्रसन्न करने के लिए। मेरा वहाँ पे ये सब चीज़ों को महसूस करने का एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये महसूस किया मंदिर के बाहर खड़े होके। आप जय जी मानेंगे, रोंगटे खड़े कर देते हैं। जैसे कि मतलब आप अपनी ज़िंदगी के अब उस पड़ाव पे हो जहाँ पे आपने जो किया है अब उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, तो आप अपने अच्छी राह की तरफ जाना शुरू कर देते हो। और काली माता अपने
सभी भक्तों को जो भी सही राह पे हैं उसको सही रास्ता दिखाती हैं और सही शुभ रहती हैं। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे आप पॉजिटिव वाइब्रेशन फील कर सकते हो, अपने आप को एक्टिव कर सकते हो, अपने मन को बहुत शांत कर सकते हो। राइट। और उस जब भी आप कैलकाटा जाएं, काली माता के दर्शन ज़रूर करें। कभी ये पता चलता है कि कुंडली देख के आप किस देवी या देवता की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे? ज़रूर पता लग सकता है। हर कुंडली में हर ग्रह के एक इष्ट देव भी माने जाते हैं। हम्म। इष्ट देव के अकॉर्डिंग अगर आप पूजा करें तो वह आपके लिए शुभकारी है। ओके। अब बात करते हैं देवी माने या देवता माने। जो इष्ट देव हैं अगर उनको मानते हैं तो वह आपके लिए लाभकारी होगा। ओके। हर राशि के एक इष्ट देव हैं। मैं आपको ये बताऊंगा, मैं चाहूँगा दर्शकों को आप स्क्रीन पे ज़रूर दिखाइएगा कि हर एक राशि के, मेष राशि का स्वामी मंगल है तो उनके अलग है, सिंह राशि के सूर्य है तो उनके अलग। हर राशि के एक इष्ट देव है। आप अपने जीवन में कभी भी परेशान है, कभी भी डिस्टर्ब है, तो अपने इष्ट देव का मंत्र ज़रूर उच्चारण कर लीजिए। मुख्यतः आपको पॉजिटिविटी ज़रूर फील होगी। ओके, मतलब ये भी पहले से ही तय होता है। तय है ये पहले से।